नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं। पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेक्शन 11 और 12। सेक्शन 11 जो है वॉइड मैरिज के लिए है, सेक्शन 12 जो है वॉइडेबल मैरिज के लिए है। वॉइड मैरिज जो आरंभ से ही जो है शून्य मैरिज मानी जाएगी और इसको शून्य करार कराया जा सकता है। दोनों के ग्राउंड अलग अलग है और ये मैरिज एग्जिस्ट ही नहीं मानी जाएगी, ये मैरिज एग्जिस्ट ही नहीं मानी जाएगी। और ये जो है मैरिज तो एग्जिस्ट मानी जाएगी, मैरिज तो एग्जिस्ट मानी जाएगी, लेकिन ये मैरिज गलत तरीके से हुई है, गलत तरीके से हुई है तो इसको जो है वॉइडेबल कराया जा सकता है बाय फाइलिंग ए पेटिशन बाय द विक्टिम या मतलब उसको कह सकते हैं पीड़ित के द्वारा जो भी पीड़ित है वो एक पिटीशन फाइल कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बिफोर द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। सेम थिंग इज देयर, इसमें भी जो भी इसमें विक्टिम है वो पिटीशन फाइल कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। तो दोनों के अंदर लॉट ऑफ डिफरेंस। ये मैरिज एग्जिस्ट ही नहीं है, इसको बोलेंगे मैरिज एग्जिस्ट ही नहीं है, यानी कि ये शून्य है और इसको शून्य करार कराया जाएगा। इस शादी को शून्य डिक्लेयर कराया जाएगा और ये डिक्लेयर है ही, ये अपने आप ही जो है शून्य है। लेकिन पिटीशन इसमें भी फाइल करनी पड़ेगी, तो इसमें मोटी बात क्या है, इसमें सेक्शन 11 सेक्शन 12 दोनों दिए गए हैं। सेक्शन 11 के अंदर एनी मैरिज, सबसे पहला डिफरेंस ये है सेक्शन 11 और इधर 12। सेक्शन 11-12 ये कहता है कि बी एनी मैरिज आफ्टर कमेंसमेंट, ये अंतर है, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लागू होने के बाद शादी होनी चाहिए। वो शादी कंडीशन क्या है, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लागू होने के बाद वो शादी हुई हो। और ये इसमें क्या है, या तो इस एक्ट के लागू होने से पहले की बिफोर या फिर आफ्टर, ये दोनों सूरतों, इसमें दोनों शादी आ जाएगी, यानी कि एक्ट के लागू होने से पहले की शादी हो रही हो या फिर जो है एक्ट के बाद में। तो ये इसमें दोनों में अंतर है, ये दोनों में अंतर है। दूसरा अंतर ये है कि इसमें आइदर पार्टी, इसमें ग्राउंड है, इसमें जो वाइड ग्राउंड है, एक फर्स्ट सेक्शन 5 की फर्स्ट क्लास और फोर्थ क्लास और 5th क्लास। फोर्थ के अंदर क्या है, प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर शादी हो जाती है। 2 पर्सन है ए और बी, अगर दोनों प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर आते हैं, तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रोहिबिटेड डिग्री को समझा था। अगर महिला है मेल साइड से जो है 5 डिग्री के अंदर 5 जनरेशन तक, फीमेल साइड से रिलेशन है तो 3 जनरेशन तक अगर रिलेशन में है एक दूसरे के, तो उनकी शादी प्रोहिबिटेड डिग्री में मानी जाएगी। तो वो मैरिज, अगर उनके बीच में शादी होती है तो वो शून्य मानी जाएगी। तो ये जो है प्रोहिबिटेड डिग्री। दूसरी जो है इसमें 5 में जो है सपिंडा रिलेशनशिप, इसमें सपिंडा रिलेशनशिप में अगर शादी होती है तो वो शून्य मानी जाएगी। प्रोहिबिटेड डिग्री है, जो प्रोहिबिटेड डिग्री जो है, ये जो मैं आपको बताऊंगा, प्रोहिबिटेड डिग्री आएगी। प्रोहिबिटेड डिग्री जो है इसमें प्रोहिबिटेड डिग्री सेक्शन 5 की 4 क्लास जो है
फोर क्लास जो है प्रोबेबिलिटी डिग्री 2G के अंदर दी गई है, ये 2G की डेफिनेशन के अंदर, और ये जो है 2F के अंदर दी गई है, 2F के अंदर दी गई है। ये डेफिनेशन क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी डिग्री 2G के अंदर, सपिंडा रिलेशनशिप को डिफाइन किया है 2F के अंदर, और ये दोनों ये कंडीशन है सेक्शन 5 की पहली कंडीशन, ये फर्स्ट क्लास की कंडीशन, और फोर्थ क्लास की कंडीशन, और फिफ्थ क्लास की जो कंडीशन है, अगर इसका वायलेशन है, इसका कंट्रावेंशन है, कंट्रावेंशन का मतलब है वायलेशन, उल्लंघन है, तो ये मैरिज शून्य होगी, ये मैरिज शून्य होगी। फर्स्ट क्लास में क्या है, फर्स्ट क्लास में है अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज, अगर ए और बी की अगर शादी होती है, ए और बी की शादी होती है, और इन दोनों में से किसी का भी स्पाउस जिंदा है, दोनों में से किसी का भी स्पाउस जिंदा है और तलाक नहीं हुआ है, तो ये मैरिज शून्य मानी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूं इसको। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए और बी की शादी होती है, यानी ए मेल है और ये फीमेल है, इन दोनों की शादी होती है, तो मान लो ए जो मेल है, ये इसके पास इसकी ऑलरेडी कोई वाइफ है और वो जिंदा है, तो ये शादी ए और बी की जो है शून्य मानी जाएगी, ये शादी का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगी, कोई भी वैलिडिटी नहीं होगी। अगर दूसरी तरफ अगर मान लो ये बी है, फीमेल है, इसका कोई हस्बैंड जिंदा है, इसका स्पाउस जिंदा है, तो ए और बी की शादी शून्य मानी जाएगी। तो ये जो है तीन जो ग्राउंड है, जो सेक्शन 5 की कंट्रावेंशन है, जो सेक्शन 5 की जो कंट्रावेंशन है, तो ये शून्य मैरिज सेक्शन 11 के अंदर शून्य है। तो अगर ये होते हैं तो कोई भी विक्टिम है आइदर पार्टी अगेंस्ट अदर्स so declare by degree of nullity it is contravention any of the conditions specified clause 1, 4 और 5 of the section 5 उसके कंट्रावेंशन पे कोई भी पार्टी कोई भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर करा सकते हैं कोर्ट से और डिग्री ले सकते हैं। तो ये सेक्शन 5 की कंडीशन को अगर कंट्रावेंशन होते हैं तो ये वाइड मैरिज होगी। वाइडेबल में क्या है, सेक्शन 12 की वाइडेबल कंडीशन क्या है, सेक्शन 12 की वाइडेबल कंडीशन ये नंबर वन at any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act shall be voidable and may be annulled by the degree of nullity any of the following grounds से नंबर 1 ए जो है इसमें क्या आता है, the marriage has not been consummated owing to be importance, अगर इंपोर्टेंस हो तो इंपोर्टेंस का नपुंसकता अगर नपुंसक हो तो इसमें मैरिज को वॉइडेबल जो है कराया जा सकता है, वॉइड नहीं होगी, वॉइडेबल कराया जा सकता है, कोई भी पार्टी हो, मेल हो या फीमेल हो। अब बी क्या कहता है, बी ये कहता है कि भी कंसेंट, अगर जिसकी शादी हुई है मान लो ए और बी की शादी हुई है, तो इन दोनों की जो कंसेंट है, चाहे वो इसकी हो, ए की हो या बी की हो, कंसेंट टेकन बाई फोर्सफुली या जो है फ्रॉड तरीके से उसकी मर्जी ली गई है, सहमति ली गई है। तो यह सहमति जो है, शादी की सहमति या तो जो है जबरदस्ती ली गई है या फिर फ्रॉड तरीके से ली गई है, तो इसको वॉइडेबल कराया जा सकता है सेक्शन 12 के अंदर। ये वॉइड नहीं होगी, ये वॉइडेबल होगी। तो इस तरह से ये बी है और इसके बाद सी है। सी क्या कहता है कि कंसेंट ऑफ द पेटिशनर वेयर द कंसेंट ऑफ द गार्जियन in the marriage of the petitioner was required under section 5 it's to immediately before the commencement of the child marriage restraint अगर amendment 1978 the consent of the guardian was obtained by force fraud as to the nature of the ceremony as the material fact of the circumstances concerned the respondent meaning thereby जहां पर ए और बी की शादी होती है, ए और बी की शादी हो जाती है,
लेकिन ये माइनर में हो जाती, ये माइनर है, माइनर है, लेकिन माइनर के समय में कंसेंट कौन देता है? कंसेंट जो है पेरेंट्स देते हैं, यानी कि पेरेंट्स देते हैं, गार्जियन देते हैं। तो यहां गार्जियन की कंसेंट अगर फ्रॉड या फिर जो है फोर्सफुली ली गई है तो ये मैरिज वॉइडेबल हो जाएगी, वॉइड नहीं होगी, वॉइडेबल होगी। ये सी कंडीशन, सी थी। अब डी के अंदर क्या है? डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी के अंदर ये है कि रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट। रेस्पोंडेंट का मतलब है दूसरी पार्टी, अगेंस्ट, अगेंस्ट वाली जो पार्टी है। रिस्पोंडेंट ये वाज प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट वो गर्भवती है, गर्भवती है पहले से ही, शादी के समय में पहले से ही किसी अन्य अन्य अदर पर्सन से, अदर पर्सन से, अदर पर्सन से है, यानी कि अदर देन हस्बैंड, अदर देन हस्बैंड, हस्बैंड, हस्बैंड से अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से वो प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है। तो उस सूरत के अंदर ये जो इसमें पीड़ित है यानी कि हस्बैंड, ये हस्बैंड कोर्ट के अंदर इस मैरिज को वॉइडेबल कराने के लिए, डिग्री के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो ये 12 के अंदर 4 ग्राउंड थे, ये 12 के 4 ग्राउंड है। पहला नपुंसकता, कोई भी आइदर मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है इसमें। दूसरा कंसेंट का मामला है, कंसेंट इसमें आइदर मेल या फीमेल। तीसरा जो है चाइल्ड मैरिज के केस में, चाइल्ड मैरिज के केस के अंदर अगर वो गार्जियन की जो कंसेंट है फोर्सफुली हो या फिर फ्रॉड हो तो वो सी के अंदर आती है। डी के अंदर अगर वो फीमेल पहले से ही गर्भवती है किसी दूसरे आदमी से तो उसमें, उस केस में भी ये वाइडेबल, इस मैरिज को वाइडेबल कराया जा सकता है। ये वाइडेबल के ग्राउंड थे, 4 ग्राउंड। इस 4 ग्राउंड के अलावा इसकी कुछ सब सेक्शन 2। अब ये जो हमने जो 4 कंडीशन जो पढ़ी थी वो सब सेक्शन 1 किसका? सेक्शन 12 का, 12 का सब सेक्शन 1 में 4 कंडीशन दी गई जिसके आधार पर वाइडेबल कराया जा सकता है। और सब सेक्शन 2 के अंदर क्या बताया गया है भी कि ये जो जहां पर पिटीशन फाइल नहीं होगी, ये लिखा है इसमें। पहली जो है इसमें ए के अंदर बताया कि ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड क्लास सी ऑफ सब सेक्शन 1। भाई ये जो ग्राउंड है सब सेक्शन 1 का जो सी ग्राउंड है, सी क्या था? सी था कंसेंट ऑफ गार्जियन। अगर गार्जियन की जो कंसेंट है अगर वो फोर्सफुली ली गई है या फिर फ्रॉड तरीके से ली गई है, गार्जियन की, सी के मामले में, सी के अंदर वही था। तो इसमें ये पिटीशन आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद ये फाइल नहीं होगी। कब, कहां से ये 1 साल पीरियड स्टार्ट होगा? जिस दिन नॉलेज हो जाएगी, नॉलेज ऑफ फ्रॉड और नॉलेज ऑफ फ्रॉड की, और जिस दिन ये फोर्स सीज्ड हो जाएगी, नहीं फोर्स हट जाएगी, जिस दिन ये फोर्स हट जाएगी या फ्रॉड की जानकारी हो जाएगी उस दिन से 1 साल स्टार्ट होगा। और अगर 1 साल के अंदर उसने ये पिटीशन फाइल कर दी तो ठीक है, नहीं तो जो है ये पिटीशन नहीं फाइल हो सकती। इस शादी को वॉइडेबल कराने के लिए 1 साल का लिमिटेशन पीरियड दिया गया है। तो ये जो है ये 1 था। और इसमें बी क्या कहता है? ये 1 का जो था ये ए का आई और ये फिर इसका जो है 2 1 ए का 1 और ए का 2 में बताया गया है petitioner has with his or has full consent leave with other party to marry a husband or wife after the force has ceased। फोर्स, ये जो है फोर्स सीज्ड हो गई, सीज्ड का मतलब हट गई। फोर्स सीज्ड होने के बाद ये या फिर जो है
हस्बैंड और वाइफ चीज और फ्रॉड हैज बीन डिस्कवर्ड, फ्रॉड एंड डिस्कवर्ड, फ्रॉड का पता लग गया, फ्रॉड का पता लग गया, और जो फोर्स थी यानी कि जो धमकी थी ये जो है हट गई, ये हट गई, हट जाने के बाद हट गई, और ये फ्रॉड के बारे में जानकारी हो गई। तो जानकारी होने के बाद ए और बी, मान लो ए और बी है, ये दोनों खुशी खुशी अगर साथ में रहते हैं, खुशी खुशी साथ में रहते हैं, लिव्ड विद है हैप्पीली, हैप्पीली इकट्ठे रहते हैं हस्बैंड और वाइफ, तो वो ये जो है पेटिशन फाइल नहीं होगी 12 के अंदर, इसको वाइडेबल करार नहीं कराया जा सकता। तो ये जो है ये बी था, फर्स्ट सेकंड। अब इसमें थर्ड क्या कहता है, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, इसमें 1 2 और ए, अब ए के बाद बी, ये बी क्या कहता है, बी ये कहता है ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पेसिफाइड क्लास डी, जो सब सेक्शन का क्लास जो डी है, सब सेक्शन 1 का, सब सेक्शन 1 का जो डी था, डी के अंदर है कि अगर डी के अंदर था प्रेग्नेंट वुमेन वाला मामला, प्रेग्नेंट वुमेन के केस में अगर इग्नोरेंट कर दे, इसको इग्नोर कर दे, कौन इग्नोर कर दे, ये जो है इसको इग्नोर कर दे, कौन इग्नोर कर दे, ये हस्बैंड अगर इसको इग्नोर कर दे, भाई कोई बात नहीं ठीक है, और इसको भाई ये दूसरे ये जो मेरी जो वाइफ थी जिससे मेरी शादी हुई है, इसको ये गर्भवती थी पहले किसी और किसी अन्य आदमी से, और इस फैक्ट्स को इस फैक्ट्स को वो इग्नोर कर दे या फिर भुला दे, भाई चलो छोड़ो इसको, तो इसकी उस सूरत में भी ये जो है ये हस्बैंड इस मैरिज को वॉइडेबल के लिए डिग्री के लिए डिक्लेयर कराने के लिए डिग्री के लिए पेटिशन फाइल नहीं कर सकता। दूसरी बात इसमें, दूसरी बात यह है कि अगर proceeding have been instituted in case of the marriage solemnized before the commencement of this act within 1 year of the commencement act, case of marriage solemnized after the commencement within 1 year from the date of the marriage। दूसरी यह है कि 1 ईयर का 1 ईयर का जो है इसमें टाइम पीरियड है, इसमें 1 साल एक्सपायर हो गया, प्रोसीडिंग हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ मैरिज सोlemnized बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और विद इन 1 ईयर, तो इन केस ऑफ मैरिज सोlemnized as commenced विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, यानी कि 1 ईयर का जो है इसमें टाइम पीरियड है। मैटेरियल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ द पेटिशनर हैज नॉट बीन टेकन। अब थर्ड क्या कहता है इसमें, थर्ड जो है इसमें जो अगर 1 साल का पीरियड है, 1 साल का जो पीरियड है 1 ईयर, अगर ये जो है इस 1 साल के पीरियड के अंदर ये पेटिशन फाइल होनी चाहिए वाइडेबल कराने के लिए, 1 साल का टाइम पीरियड है। लेकिन इन केस और जैसे मान लो इस थर्ड वाले में क्या है कि कंसेंट वाले मामले में या इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उस वाले केस में अगर marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery of the petitioner of the existence of said ground, तो ये अगर इंटरकोर्स होता है उनके बीच में, इंटरकोर्स होता है लेकिन विदाउट कंसेंट होता है तो ये कंसेंट नहीं माना जाएगा। हस्बैंड वाइफ being a husband wife, they are living being a husband wife, ये नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये ग्राउंड था अगर वो महिला पहले से किसी से गर्भवती है और हस्बैंड उस चीज को फैक्ट्स को भूल जाए, ठीक है, तो वो उस वाले केस में था। लेकिन जब ये जो फ्रॉड वाले केस में अगर वो उसको फ्रॉड की नॉलेज होगी, किसी भी जो है, मान लो एक महिला है,
अगर मान लो ये ए और बी की शादी होती है, ये जो है ए और बी की शादी होती है, और ये मेल है और ये फीमेल है। अगर मेल ने कोई फ्रॉड किया है, कंसेंट जो है फ्रॉड से ली है, या फोर्सफुली या कोई जबरदस्ती या कोई डरा कर धमका कर ली गई है, डरा धमका कर फोर्सफुली इसकी कंसेंट ली है बी की, इस महिला की, या यहां कोई फ्रॉड किया है, तो इनकी शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद बी को जानकारी हो गई, बी को जानकारी हो गई, और इसने जानकारी होने के बाद ए और बी का इंटरकोर्स होता है, यानी कि फिजिकल रिलेशन होता है इसका, ए और बी का। तो इसका मतलब इंटरकोर्स हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ए और बी एज ए हस्बैंड और वाइफ लिव कर रहे थे। क्यों? अगर जो है बी की कंसेंट, बी के साथ ए ने बिना सहमति से इंटरकोर्स किया है, तो वो ये जो है नहीं माना जाएगा कि भी डिस्कवरी ऑफ द पेटिशनर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सैड ग्राउंड। तो वो जो ग्राउंड था कि भी हस्बैंड और वाइफ रहने लग गए, और इस डिस्कवरी हो गई, इसको जानकारी हो गई फ्रॉड की, इसको फ्रॉड की जानकारी होने के बाद भी इसने इसके साथ इंटरकोर्स किया है, और फोर्स भी हट गई थी, फ्रॉड की जानकारी भी हो गई थी, तो उसके बाद भी बी ने, यानी कि इस महिला ने, इसने इसके साथ संबंध बढ़ाए, फिजिकल रिलेशन बढ़ाए, लेकिन वो फिजिकल रिलेशन उसने अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाए, ए ने जबरदस्ती बढ़ाए हैं। तो यहां ये चीज लागू नहीं होगी कि भाई ए और बी साथ में हस्बैंड और वाइफ की तरह रहे। तो ये जो है वॉइड और वॉइडेबल ग्राउंड दोनों सेक्शन हमने डिटेल में समझे हैं कि सेक्शन 11 में क्या है, सेक्शन 12 के अंदर क्या है। तो इस तरह से सेक्शन 11 और 12 दोनों ही वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के दोनों क्या अलग अलग ग्राउंड है। तो इस तरह से हम जो है हमने डिफरेंस भी समझा, सेक्शन 11 का डिफरेंस समझा, सेक्शन 12 का डिफरेंस समझा, दोनों का डिफरेंस समझा है। डिफरेंस दोनों में डिफरेंस क्या है, 11 के ग्राउंड क्या है और 12 के ग्राउंड क्या है। तो ये सारे हमने दोनों अलग अलग चीजें डिटेल में समझे हैं। तो इस तरह से जो है हमने सेक्शन 11 और 12 हमने डिटेल में चर्चा की है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, सेक्शन 13 होगा डाइवोर्स का। डाइवोर्स का नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा डाइवोर्स का होगा कि भाई डाइवोर्स किन किन ग्राउंड्स के आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। सेक्शन 13 उसको हम अपनी नेक्स्ट जो है टॉपिक में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट उसमें डिस्कशन करें। अभी जो है सेक्शन 11, 12 आपको ये जानकारी अगर ठीक लगे, अच्छी लगे, पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर लाइक करें और इसको शेयर भी करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट, ताकि आपको जो नेक्स्ट जो है टॉपिक की इंफॉर्मेशन आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।